हेलो दोस्तों, आज हमारा क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 है और आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको मैंने यूनिट 2 दिया है इसलिए क्योंकि अभी इसमें और 2-3 हमारे आगे डेरिवेशंस आएंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तो इसलिए मैंने इसको यूनिट नंबर 2 दे दिया है कि अभी आगे इसमें और ऐसे लेक्चर्स आने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। एक बार डेफिनेशन समझ जाएंगे तो फिर समझ जाएंगे कि इसका काम कैसे होगा। द रीजन और स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज, किसी भी एक इलेक्ट्रिक चार्ज के अराउंड में जब कोई एक रीजन या स्पेस बन जाता है। रीजन का मतलब क्या होता है? एरिया। स्पेस का भी मतलब क्या होगा? एरिया। तो अगर किसी एक चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, अगर उसके आसपास कोई एक एरिया आप डिफाइन करते हैं, जिस एरिया के पास आने के बाद कोई दूसरा चार्ज या तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या फोर्सेस ऑफ रिपल्शन को फील करता है, तो हम बोलते हैं कि उस एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने क्या बोला? किसी भी एक चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, उसके आसपास में कुछ एक ऐसी फील्ड क्रिएट हो जाती है, एक ऐसा एरिया क्रिएट हो जाता है जहाँ पे जब भी आप कोई और दूसरा चार्ज लेके आते हैं, वो या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन को फील करता है। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने बनाया, ये हो गया, मैंने एक चार्ज ले लिया Q, जिसको मैंने नाम दिया है सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज का मतलब क्या है कि अभी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है कि इसके पास अपनी कुछ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके अंदर मैं, इस फील्ड के ही अंदर मैं एक चार्ज लेकर आई हूँ जिसका नाम मैंने दे दिया टेस्ट चार्ज। इस टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत कम है, मतलब मान लीजिए इसको मैंने दे दिया 0, लिमिट Q0 टेंड्स टू 0। 0 का मतलब क्या हो गया? इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा कम है। अगर ये बहुत ज़्यादा कम है तो मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? 0। मैग्नीट्यूड कम है तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारी? 0। तो ऐसे केस में जब मैं इस चार्ज को लेके आऊँगी इसके पास, अब अगर ये दोनों अपोजिट होंगे तो अट्रैक्शन होगा और अगर सेम होंगे तो रिपल्शन होगा। लेकिन अगर इसी चार्ज को मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर रखूँगी कहीं, तो वहाँ पर ये कोई भी फोर्सेस को नहीं एक्सर्ट कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि इस चार्ज की सिर्फ जो एक फील्ड है वो इतनी ही है। इस फील्ड के बाहर वो उतना ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट या रिपेल नहीं कर सकता है जितना ज़्यादा यहाँ पर कर सकता है। यही है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। फिर इससे अगर मैं इसका फॉर्मूला डिराइव करना चाहूँ तो क्या डिराइव होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब है कितना ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है ये फील्ड, कितना ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है, कितनी ज़्यादा इंटेंस है कि जब भी कोई और दूसरा चार्ज आता है तो वो कितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन फील कर पा रहा है। तो इसका मैंने फॉर्मूला बनाया, फॉर्मूला इसका है एक्चुअल में डेफिनेशन की, उससे आप देखना चाहें तो डेफिनेशन भी ठीक है, नहीं तो सीधा फॉर्मूला याद रखिए। इट इज़ द रेशियो ऑफ द फोर्स अप्लाइड, it is the ratio of the force applied between the charges and the magnitude of the test charge। अब दो चार्ज है ना, ये Q और Q0, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो फोर्स लगेगा, फिर चाहे वो अट्रैक्शन का लगे चाहे रिपल्शन का लगे, जब भी लगेगा इसको अगर हम इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, इस टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, तो हमको क्या मिलता है? हमको मिलती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसकी यूनिट क्या बन जाएगी? न्यूटन पर कूलम। ठीक है। इसका फॉर्मूला डिराइव अगर हम दूसरे तरीके से करना चाहें, क्या किया हमने दो चार्जेस लिए, एक है Q एक है Q0। Q क्या है हमारा? सोर्स चार्ज। Q क्या है हमारा? सोर्स चार्ज, जिसकी फील्ड हम पढ़ रहे हैं। Q0 क्या है हमारा? Q0 है हमारा टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज की बस एक ही सबसे ज़्यादा स्पेशल बात यह है कि उसका मैग्नीट्यूड होता है 0 और सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड 0 नहीं हो सकता, मतलब अप्रॉक्सीमेटली इतना छोटा होता है कि वो अपनी फील्ड खुद ना बना सके। तो हमने दिया यहाँ पे, इनको r डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया है। इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा? 1/4πε0 Q इंटू Q0 अपॉन r²। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगा दूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है F/Q0। F की वैल्यू रख दी 1/4πε0 Q इंटू Q0 अपॉन r² और उसको Q0 से डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया? 1/4πε0 Q अपॉन r²। न्यूमेरिकली सबसे ज़्यादा हम इसको यूज़ करने वाले हैं। आगे आने वाले काफ़ी डेरिवेशंस आप देखेंगे, उसमें भी आप इसी फॉर्मूला को यूज़ करते हुए अपने आप को देखेंगे। एक छोटा सा ये आपको जानने की ज़रूरत है कि इसको हम क्या बोल रहे हैं। इसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस का मतलब क्या होता है ना? मैनी चार्ज प्रेजेंट है यहाँ पर, एक से ज़्यादा चार्ज है। मान लीजिए मैंने एक पॉइंट P से मानना शुरू किया, मैंने यहाँ पे कोई चार्ज रखा है Q, एक Q1 चार्ज रखा है, उससे R1 डिस्टेंस पे Q2 चार्ज रखा है R2 डिस्टेंस से, ऐसे करके हमने अप टू N चार्जेस रखे हैं, एक से ज़्यादा चार्ज रखे हैं। तो ऐसे केस में जो इनकी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितनी आती है? वो सम ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड्स आता है। सम किसका? सारे जितने भी इंडिविजुअल हमारे पास ये चार्जेस हैं, इन सबका आप सम कर देंगे तो आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी इस पूरे सिस्टम की वजह से।
तो मतलब यही सेम चीज़ फोर्स में भी लगती है। फोर्स में भी अगर बहुत सारे चार्जेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस लगा रहे हैं और आपको टोटल फोर्स बताना है सिस्टम पे, तो इट इज़ अ सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्सर्ट बाय द इंडिविजुअल चार्जेस। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको बतानी है तो इट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्टेड बाय ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस। इतनी बात यहाँ तक समझ में आई। आगे देखते हैं फिर आगे इसका क्या है। आगे है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। ये तो समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना इजी है उतना ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट भी है बोर्ड्स के लिए। आप समझ लीजिए, इसको आपको समझ के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले हमारे कुछ डेरिवेशंस होंगे, उसके लिए भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इसको तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है इसको याद रखना, इसको एकदम मेमोराइज करके रखना, क्योंकि इसका यूसेज बहुत ज़्यादा आपको दिखेगा। क्या होती है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स? हमने बोला एक इमेजिनरी स्मूथ कर्व, इट इज़ एन इमेजिनरी स्मूथ कर्व ड्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम किसी भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में बनाते हैं। कर्व हो सकता है, स्ट्रेट लाइन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अलॉन्ग विच फ्री आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज मूव्स। अब इसको समझ एकदम ऐसे बैठा के नहीं रख लेना कि सिर्फ पॉजिटिव के लिए होता है, नहीं, नेगेटिव के लिए भी होता है, बट हम अभी इसको दे रहे हैं कि इट बेसिकली कैरीज पॉजिटिव चार्ज। आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज मूव्स एंड द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट। आपको पता होगा टेंजेंट क्या होता है, किसी भी सर्कल के एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन को हम टेंजेंट बोलते हैं। द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। आपने कोई एक स्मूथ कर्व बनाया, उस कर्व पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, उस पॉइंट पे वो आपको उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। इस स्मूथ कर्व को हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। जब से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी तो हमने बोला था हमारे पास एक चार्ज है, वो अपनी कुछ तरंगे देता है, एक वेव्स की तरह देता है, एक डिफाइंड एरिया बनाता है अपने आसपास, ताकि जब कोई दूसरा चार्ज उस एरिया में आए तो उन दोनों के बीच में या तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या फोर्सेस ऑफ रिपल्शन हो। ठीक है, तो ऐसे ही हमने बोल दिया कि जो ये चार्ज दे रहा है एक्चुअल में क्या है, यही तो है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। यही है वो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो काम कर रही हैं, जो डिसाइड करेंगे कि इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन होगा, इस चार्ज से यहाँ निकलेंगे, इस चार्ज से यहाँ निकलेंगे, वो सब इनकी प्रॉपर्टीज़ में समझेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव से बाहर निकलती हैं। ओरिजिनेट का मतलब क्या होता है, उत्पन्न होती हैं, यहाँ से प्रोड्यूस होती हैं। और टर्मिनेट मतलब का मतलब क्या हो गया, ख़त्म होती हैं, यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाती हैं। तो पॉजिटिव से निकलेंगी, नेगेटिव में अंदर आ जाती हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है इसकी, The tangent drawn at any point on the electric lines of force gives the direction of electric field at that point। आप किसी भी स्मूथ कर्व के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगा सकते हैं, वहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। जैसे ही आप टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे उस पॉइंट पे वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, या फिर जब आप पैरेलल लाइन्स इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ये भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन देता है, जिसको हम नेक्स्ट पॉइंट में समझेंगे। थर्ड पॉइंट कहता है इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल स्ट्रेट लाइन्स मेनली पैरेलल होती है ना एक दूसरे के, और वैसे भी लाइन्स तो पैरेलल ही होती हैं एक दूसरे के। मैंने बोला हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ना कहीं ज़्यादा है ना कहीं कम है। तो जब इन यूनिफॉर्म होती है कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, तो ऐसे केस में जो हमारी लाइंस होती हैं वो पैरेलल स्ट्रेट लाइंस की तरह रन करती हैं, एक दूसरे के साथ क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। जो फोर्थ प्रॉपर्टी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, द टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। जो ये दो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हैं ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, एक दूसरे को काट नहीं सकती। हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो एक दूसरे को काट नहीं सकती, क्योंकि अगर ये ऐसा करेंगी तो हमें पता है, आप खुद सोचो, अभी हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था या समझ लीजिए डेफिनेशन पढ़ी थी, अभी हमने अपने सेकंड पॉइंट पढ़ा था। सेकंड पॉइंट में बोलता है इसके किसी भी पॉइंट पे हम क्या बता सकते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करके अपनी डायरेक्शन बता सकते हैं। अब अगर मैं बोलूँ अगर दो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, उनके इस पॉइंट पे, उस इंटरसेक्शन पॉइंट पे ही अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखना चाहूँ, क्या होगी, कन्फ्यूज़ हो जाएंगे क्या होगी। क्यों, एक लाइन 1 है जो इधर जा रही है, एक लाइन 2 है जो इधर जा रही है। 1 वाली लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो गई, सेकंड वाली लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में हो गई। क्या एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो सकती है, बिल्कुल नहीं। इसी वजह से हम ये बात बोलते हैं कि दो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो जाएंगी, एंड विच इज़ नॉट पॉसिबल।
ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में कभी कभार पूछा जाता है। आई होप इतना समझ में आया आपको। नेक्स्ट इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है ये न्यूमेरिकली बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। जब न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं तो हो सकता है आप इसका यूज़ करते हुए अपने आप को देखें। क्या बोला? द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। किसी भी कंडक्टर आपको पता है जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, उससे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कभी पास ही नहीं करती हैं। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर जीरो रहती हैं, ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट, द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैन पास थ्रू अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। मैंने बताया था डाइलेक्ट्रिक मीडियम नॉन कंडक्टिंग इन नेचर होता है, मतलब वो इंसुलेटर नहीं है बट वो नॉन कंडक्टर है, उनके अंदर से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आराम से पास कर सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, द रीजन्स वेयर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर क्लोजर इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर। जो रीजन के जहाँ ये रीजन है ना, देखो यहाँ से चार्ज से कुछ इलेक्ट्रिक लाइन्स निकल रही हैं, मान लो पॉजिटिव है, तुम्हें पता है पॉजिटिव से बाहर निकलती हैं, पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकल रही हैं, तो इस पॉइंट पे ये जो ये वाला इतना एरिया होगा, यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगी हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड। और जैसे ही इसको अगर मैं दूर दूर तक की बात करूँ तो यहाँ दूर दूर जाते जाते क्या हो जाती है, वीक। तो ऐसे केस में यहाँ पर क्या हो जाती है, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। यही नेक्स्ट पॉइंट बोल रहे हैं, द रीजन्स वेयर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर फार्दर। फार्दर मतलब दूर, एक दूसरे से दूर है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, वीकर, कमज़ोर हो जाती हैं, उतना ज़्यादा अच्छी तरीके से फोर्सेज नहीं कर पाती। नेक्स्ट पॉइंट हमने बोला द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर कंटिन्यूस हैविंग नो ब्रेक्स इन बिटवीन। मतलब ये एकदम कंटिन्यूस होगी, ऐसी नहीं होगी ना, ऐसे थोड़ी थोड़ी सी नहीं होगी। एक चार्ज से निकली दूसरे चार्ज में गई, मान लो ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था, एकदम कंटिन्यूस होगी, ऐसे नहीं जाएगी, ऐसे टूट टूट के नहीं जाती है, तो दे आर कंटिन्यूस। इसकी लास्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। ये क्लोज्ड लूप नहीं बनाती, गोला नहीं बनाती। लूप का मतलब क्या होता है, सर्कल, गोल बनाना ना, जैसे जलेबी होती है ना, जलेबी ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे वाली इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कभी भी लूप्स नहीं बनाती। वो हमेशा कर्व हो सकती है, पैरेलल लाइन्स हो सकती हैं, बट लूप नहीं हो सकती। ठीक है, फिर उसके बाद इस आज के लेक्चर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिससे रिलेटेड अगर आप ये समझेंगे तो इससे रिलेटेड जो 2 डेरिवेशन हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे वो आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो इसको पढ़ते हैं। क्या बोला है, इसको बोला मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल। सबसे पहली बात, डाइपोल का मतलब समझते हैं। डाइपोल का मतलब होता है जिसके पास 2 पोल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। ऐसे सब्सटेंसेस को हम पोलर मॉलिक्यूल, पोलर सब्सटेंसेस भी बोलते हैं। डाइपोल का मतलब क्या बोलते हैं मैंने, एक के पास पॉजिटिव एक के पास नेगेटिव, मतलब सेंटर हमने डिफाइन कर दिया कि भैया एक सेंटर तो पॉजिटिव है, एक सेंटर तो नेगेटिव है। एग्जांपल ले लेते हैं HCl। HCl में H होता है पॉजिटिव, Cl होता है नेगेटिव, पता ही होगा क्योंकि हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। तो इसमें ये भी तो पोलर मॉलिक्यूल हो गया। 11th क्लास में केमिस्ट्री में ये चीज़ पढ़ी होगी, ये भी एक पोलर मॉलिक्यूल बन गया। कैसे बन गया, क्योंकि इसने अपने सेंटर्स को डिफाइन कर दिया, ये पॉजिटिव सेंटर है और ये नेगेटिव सेंटर है। ऐसे इलेक्ट्रिक डाइपोल, अब इलेक्ट्रिक है तो मतलब किससे रिलेटेड होगा, चार्ज से रिलेटेड होगा। चार्ज से रिलेटेड होगा तो मैंने बोल दिया एक होगा पॉजिटिव चार्ज, एक होगा नेगेटिव चार्ज, इन दोनों को सेपरेट कर दो बाय डिस्टेंस 2L, ये पूरे सिस्टम को इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। क्या बोला, व्हेन 2 चार्जेस विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इक्वल होना चाहिए मैग्नीट्यूड। अगर ये 2Q तो ये भी 2Q, भले वो प्लस हो वो माइनस हो। जो हम बोलने वाले हैं अपोजिट इन नेचर। नेचर का मतलब क्या होता है, 2 नेचर होता है, एक होता है पॉजिटिव नेचर, एक होता है नेगेटिव नेचर। तो अपोजिट इन नेचर हुए, इन दोनों को सेपरेट कर दिया 2L लेंथ से, इसको हम डाइपोल लेंथ बोलते हैं। इस पूरे सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। ठीक है, जिसमें हमने 2 चार्जेस ले हैं अपोजिट नेचर के, बट उनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। इससे एक फॉर्मूला बनता है बहुत इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, हम साइन की बात नहीं कर रहे हैं, हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। तो अगर ये 2Q है, ये भी 2Q होगा, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द अदर चार्जेस एंड द डाइपोल लेंथ। अब देखो याद रखना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ना वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो वेक्टर है तो ये तो Q तो पता लग गया, स्केलर है, तो वेक्टर कौन बना रहा है, 2L। क्यों, अब वेक्टर का मतलब पता होगा क्या होता है, जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होती है। तो इन दोनों में अगर मैं देखूँ तो इसकी डायरेक्शन क्या है, तो हमारी डाइपोल की जो लेंथ डायरेक्शन होती है वो इधर होती है, -Q से +Q की तरफ। ठीक है, इसको डिफाइन कौन कर रहा है इस डायरेक्शन को, 2L।
इस डायरेक्शन को डिफाइन कौन कर रहा है, 2L, तभी ये जो पूरी क्वांटिटी बनती है हमारी, ये वेक्टर क्वांटिटी बन पाती है, ठीक है। क्योंकि चार्ज के पास तो कोई डायरेक्शन नहीं होती ना, कह रही है पॉजिटिव चार्ज नॉर्थ डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव चार्ज साउथ डायरेक्शन में, नहीं। लेकिन हम इतना बता सकते हैं कि डायपोल मोमेंट जो एक्ट करेगा वो -q से +q की तरफ एक्ट करता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बिल्कुल नहीं छोड़ना है इसको, आगे आने वाले लेक्चर्स में, आगे आने वाले टॉपिक में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आई होप आज को आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और अगर आपको समझ में आई हो, आपको अच्छी लगे, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़रूर शेयर करें। आगे कुछ आपके लिए बोर्ड्स के क्वेश्चंस मैं लाऊंगी, उनको आप प्रैक्टिस भी ज़रूर करें। खैर अभी जितना आपने पढ़ा है उतना आप अच्छे से रिवाइज़ करें, और आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।